तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का जो दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आखिर सर जो ये हिंदी है, हिंदी साहित्य को कहाँ से प्रारंभ करें। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ से आपको पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य की विधियां। विधियां सबसे पहले पढ़ना है। जब वो चीज आप विधियां पढ़ लोगे, है ना, मैंने 6 विधियों के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और वो वीडियो देखिए। उससे स्टार्टिंग से जब कोई चीज पढ़ोगे ना तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। चलिए आज पार्ट 2 है, देखिए ध्यान से। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, और पार्ट 2 से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही आपको सोच समझ कर देखना है ना, और इसको पढ़ना है, क्योंकि यहां से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के स्रोत, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, स्रोत। पहले में मैंने क्या बताया था, तो पहले में चर्चा की थी पद्धतियों की। अब कहां से आखिर हिंदी साहित्य को हम, जो हिंदी साहित्य आपके धीरे धीरे ये आदिकाल में बांटा गया, रीतिकाल में बांटा गया, किसने बांटा, क्यों बांटा, उससे पहले के इतिहास के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 वीडियो ये आएंगी। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे की जो चीजें हैं सारी क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए देरी न करिए, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में लिखित गद्य ग्रंथ है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रज भाषा में लिखा है, गद्य ग्रंथ है। इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्ट संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं हैं, यानी जीवन चरित्र है। उनके जो शिष्य हैं उनकी जीवन चरित्र इसमें बताया गया है। और इसके रचयिता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर विद्वान कहते हैं कि इन्हीं के जो पुत्र थे स्वामी गोकुलनाथ, है ना, गोकुलनाथ गोसाई गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता लिखी है ना। यहीं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहां से माना जाता है, यहां से माना जाता है। यहीं से कुछ चीजें ली गई हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे, पूरी चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों के द्वारा, इसमें क्या किया गया, एक लिखा गया ग्रंथ लिखा गया, इसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें पहली चीज समझ लीजिए कि जो वल्लभाचार्य जी थे और इन्हीं के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ का आप आगे चल करके विवाद हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये दोनों लोग अलग हो जाते हैं और इनके शिष्य भी अलग हो जाते हैं। तो देखिए जो इनके पुत्र होते हैं विट्ठलनाथ, इनके पास में ज्यादा शिष्य हो जाते हैं, और इनके पास में वल्लभाचार्य जो कि बूढ़े हो जाते हैं, इसीलिए इनके पास में इनके जो प्रिय शिष्य होते हैं, जो इनको अधिक मानते हैं, वही शिष्य रुकते हैं। और उनमें 84, तो इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है, ये लिखा है गोसाई गोकुलनाथ ने, ठीक है। किसने लिखा है, गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखा है। चलिए देखिए यह एक वार्ता ग्रंथ है। पहले देखो यहां पर मैंने लिख लिया है 84 वैष्णव की वार्ता के बारे में, यहां पर मैंने लिख लिया है। और यहां पर जो लिखा है 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा कि 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है, तो ये लिखा है किसके शिष्यों का वर्णन है इसमें, तो यह है विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। रचनाकार तो जो 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार है वो गोसाई गोकुलनाथ जी है, और ये भी 252 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार है वो भी गोसाई गोकुलनाथ जी है, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र ही थे, ठीक है। यह एक वार्ता ग्रंथ है, और यह भी दोनों क्या, ये वार्ता ग्रंथ है। गोसाई गोकुलनाथ एक कृष्ण भक्त थे, और यहां पर भी ये सेम चीज यही है कि गोसाई जो गोकुलनाथ जी थे वो क्या थे, एक कृष्ण भक्त थे। इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो ब्रज थी, और यहाँ पर भी ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें बस एक चीज अलग है कि यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वो ज्यादा थे, और वल्लभाचार्य के शिष्य कम थे। इनके 84 शिष्य थे जो इनकी तरफ थे, और इनकी तरफ 252, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट 252 व 84 वैष्णव की वार्ता
क्या है, जो वार्ता जीवनी ग्रंथ है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो ये है वार्ता जीवनी ग्रंथ। ठीक है, इसी में क्या होता है, सबसे पहले अष्टछाप कवियों के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, तो अष्टछाप कवियों के बारे में किसमें बताया गया था, इसी में बताया गया था सबसे पहले। ठीक है, जिसमें बताया गया है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, परमानंद दास जी, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद दास और चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप कवि में ये 8 कवि थे, है ना। इसमें से मैंने जो पहले लिखे, देखो यहाँ पर पहले लिखे सूरदास, कुंभदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो 4 शिष्य थे, वो शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और इधर वाले जो 4 है ना, चित स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, है ना, और नंददास, ये जो है, ये चारों हैं, ये विठल नाथ के आगे चलकर शिष्य हो गए। तो 4-4 दो भागों में डिवाइड हो गए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूरदास जी के बारे में कहा, किस ग्रंथ में मिलता है, तो 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है, क्योंकि ये इन्हीं के शिष्य ही थे। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। अब देखिए दूसरा जो मेन स्रोत है, वो कौन सा है, तो यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि भक्तमाल का उद्भव माना जाता है, भक्तमाल। तो देखिए भक्तमाल जो लिखी, वो लिखी नारायण दास ने, और नारायण दास को ही नाभा दास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 नाम हो गए, एक हो गया नारायण दास और एक होगा नाभा दास। इन्होंने भक्तमाल लिखी और भक्तमाल से ही भक्तमाल परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, सारे जो पॉइंट है मैंने यहां पर लिख दिया है। इसका रचना काल 1585 ईस्वी है। ठीक है, इसमें 56 छंदों के 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय मिलता है। तो सबसे पहले देखो वहां पर कितने थे, 84 वैष्णव की वार्ता, फिर 252 वैष्णव की वार्ता, और यहां पर 200 भक्त कवियों का, यहां पर भक्ति कवियों का यहां पर उल्लेख किया गया। किसमें उल्लेख किया गया, भक्तमाल में। ठीक है, वहां पर भी कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्त के जो कवि थे उनको रखा गया, यहां पर भी कृष्ण भक्त शाखा के ही कवियों को रखा गया है। इनको बताया गया है कि इसमें से 116 राम भक्त कवि थे, 200 में से 116 क्या थे, राम भक्त थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, और 84 इसमें कृष्ण भक्त थे, है ना, शब्द कवियों का वर्णन मिलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भक्तमाल परंपरा में या नाभा दास ने जो रचनाएं लिखी, 200 जो भक्त कवियों का जीवन परिचय लिखा, उसमें कृष्ण भक्त शाखा के कितने थे और राम भक्त शाखा के कितने थे, तो राम भक्त के ज्यादा थे 116, 84 जो ग्रंथ थे वो थे कृष्ण भक्त शाखा के। ठीक है, यह एक राम भक्त काव्य माना जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो भक्तमाल है वो राम भक्त काव्य माना जाता है। ठीक है, इस रचना में भक्ति कवियों के वर्णन का प्रारंभ माना जाता है। यहां से राम भक्त और कृष्ण भक्त जो कवि हैं इनका वर्णन माना जाता है, इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इस रचना से भक्तमाल परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो यहीं से भक्तमाल प्रारंभ की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए यहां से आपको क्वेश्चन एक मिलेगा जरूर, तो यहां से आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, फिर देखते हैं मूल गोसाई चरित, ये क्या है, तो ये वेणी माधवदास जी के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है जिसका नाम है मूल गोसाई चरित, है ना। अब इसको देखिए, वेणी माधव कौन थे, तो वेणी माधवदास जी तुलसीदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, गोसाई, गोसाई याद रखें, मूल गोसाई, गोसाई गोस्वामी, तो गोस्वामी के शिष्य थे वेणी माधव दास। इसके रचयिता वेणी माधव दास जी हैं। यह रचना 1630 ईस्वी में लिखी गई है। वेणी माधव दास तुलसी जी के ही शिष्य थे। इस रचना में दोहा, चौपाई व त्राटक छंदों का, संस्कृत के त्राटक छंद होते हैं, तो त्राटक छंदों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि त्राटक छंदों का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया है, तो किया गया है गोसाई, मूल गोसाई चरित्र में, जो कि वेणी माधव दास जी ने लिखी है। ठीक है, याद रहेगा। इस रचना में तुलसीदास जी का जीवन परिचय मिलता है। जो आजकल आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हो तो कहां मिलता है, क्वेश्चन आता है कहां मिलता है, तो सबसे पहले तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय मिलता है वो मिलता है मूल गोसाई चरित्र में, जिसको लिखा था वेणी माधव दास, वेणी माधव दास। ठीक है,
समझ में आ रहा है किसी चीज मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, तो ये मैं इतिहास के स्रोत बता रहा हूँ, अभी इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ से हिंदी साहित्य को हमको पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे, कोई भी बात यहाँ छूट नहीं रही। दूसरी भक्तमाल लिखी गई, ये भी लिखी गई, तो ये लिखी गई थी ध्रुवदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? ध्रुवदास के द्वारा। ध्रुवदास की का पूरी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। भक्तमाल के रचनाकार ध्रुवदास, तो एक अभी भक्तमाल पहले आई थी, उसके वेड़ी माधव दास, और ये ध्रुवदास कौन थे? ये थे इन्होंने भी भक्तमाल लिखी है, ठीक है। 1641 ईस्वी में लिखा गया या पहला पद्य रचना था। यहां से क्वेश्चन आता है कि पहला पद्य रचना कौन सी थी? तो वो थी भक्तमाल। किसने लिखा था? ध्रुवदास ने लिखा था। त्राटक छंदों का प्रयोग किसने किया गया? मूल गोसाई चरित्र। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अवधी भाषा में सबसे पहले, है ना, अवधी भाषा में यह लिखा गया ग्रंथ है। तो भक्तमाल जो लिखा गया, जो ध्रुवदास ने लिखा, अवधी भाषा में लिखा। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। इसमें अंतिम नाम जो मिलता है वो नाभादास जी का मिलता है, इससे पहले जिनको हम पढ़े थे नाभादास, ठीक है। ये भक्तमाल परंपरा की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो यहां पर पढ़ लिया आपने भक्तमाल ध्रुवदास के द्वारा। अब देखिए कालिदास हजारा, ये लिखा है कालिदास त्रिवेदी ने। इंपॉर्टेंस, जितनी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चीज समझ जाओगे तो आगे का इतिहास आपको ऐसे याद हो जाएगा। कालिदास हजारा, क्योंकि यहीं से ही आगे सब कुछ ना कुछ यहीं से सब दिया गया है, कॉपी किया गया है, यहीं से सब कुछ लिया गया, इसीलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कालिदास के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी है, यानी कालिदास यहां पर आप लिखना हजारा, ठीक है। कालिदास हजारा की जो कालिदास हजारा के जो रचनाकार हैं वो है कालिदास त्रिवेदी जी। कालिदास त्रिवेदी याद रखना, ठीक है। यह रचना 1718 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 212 भक्त कवियों का 1000 पदों का संकलन मिलता है। और इस रचना का आधार ग्रंथ ठाकुर सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज की रचना में किया है। और यहीं से कालिदास हजारा से ही अभी आगे पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह सेंगर, है ना, जिन्होंने शिव सरोज, है ना, की रचना की। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये यहीं से जो लिया गया है, कालिदास हजारा से ही जो चीजें दी गई हैं, तो इसको आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कुछ और चीजें के बारे में। कवि यहां पर भी दो हैं, फिर देखिए तीन चीजें। कवि नामावली, कवि नामावली, इसके रचनाकार हैं हरिराय तुलसीदास जी। रचना काल हुआ था 1655 ईस्वी में, है ना। एक है कवि नामावली, यहां पर भी कवि नामावली, दो कवि नामावली। तो यहां पर इसके रचनाकार सूदन है, ठीक है। ये लिखी गई 1753 ईस्वी में। पहले किसने लिखी? तो हरिराय तुलसीदास जी ने लिखी, हरिराय तुलसी ने लिखी है कवि नामावली। फिर दूसरी जो कवि नामावली है वो सूदन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है ना। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह किसने लिखी है? तो ये लिखी है सरदार दास ने 1847 ईस्वी में। और कवि रत्नमाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि रत्नमाला, ये लिखा मुंशी देवी प्रसाद जी ने लिखा 1911 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कवि की जो रत्नों की माला है, भाई रत्न कौन पहनता है? तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, और पैसा आजकल कौन छाप रहा है? मुंशी जी। तो इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद, है ना, ये क्या है? कवि रत्न माला। उक्त पुस्तकों में साहित्य के इतिहास की आंशिक जानकारी मिलती है, परंतु कालानुक्रम सन संवत आदि का अभाव मिलता है। अतः इन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ गारसा दत्तासी ने लिखा था, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने लिखा था, ठीक है। तो इसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसे हम हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर कालानुक्रम का वर्णन नहीं किया गया, ना काल बताया गया है, ना इसका प्रारंभ बताया गया है, किसी चीज को इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिसके कारण हम इसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ नहीं मान सकते, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं।
अब हम कितना पढ़े इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लेंगे, यानी जितना मैंने पढ़ा उससे हमें क्या लाभ हुआ। अब यहां तक ही पढ़ाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्टार्टिंग का, यानी गारसादत तासी के द्वारा जो लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैंने सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि जो पद्धतियां कौन कौन सी आई है ना, वहां से क्वेश्चन बनता है, तो पद्धतियों के बारे में। दूसरा पढ़ लिया मैंने स्रोत भी पढ़ लिए। अब उसके क्वेश्चन है ना, ये देखिए पढ़े हमने कितना याद है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता है, इसके लेखक कौन है। गोकुलनाथ जी हैं, तुलसीदास जी हैं, या फिर नाभादास जी हैं, या फिर नंददास जी हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसके जो लेखक है वो है गोसाई गोकुलनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 252 वैष्णव की वार्ता की लेखक कौन है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सही हो जाएगा। गोसाई गोकुलनाथ, तुलसीदास जी, नंददास या नाभादास। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों एक, है ना। गोसाई गोकुलनाथ जी हैं, जो कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता दोनों उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 252 वैष्णव की वार्ता में किनके शिष्यों का वर्णन किया गया है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको पता है किनके शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 252, तो ज्यादा किसके थे, ज्यादा जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र के थे, यानी विठलनाथ। और विठलनाथ आप जैसे याद करते तो विठल ठल यानी समझिए लट्ठा, लट्ठा है ना, विठल यानी लट्ठा, जिनके हाथ में लठ होता है उनके शिष्य भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शिष्य किसके ज्यादा थे, विठल, विठल, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी विठलनाथ के जो शिष्य थे वो 252 थे और जो वल्लभाचार्य के थे वो 84। तो यहाँ पर देखो लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो ये वर्णन किया गया है वल्लभाचार्य के शिष्यों का, है ना। और सूरदास जी, सूरदास जी इन्हीं के शिष्य थे, है ना। 84 वैष्णव और 252 जो वैष्णव वार्ता जो है वो कौन सी विधा है, नाटक है, वार्ता जीवनी ग्रंथ है, कहानी है, उपन्यास है। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, ये क्या है, वार्ता ग्रंथ है ना। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता किस प्रकार की रचना है। गद्य रचना है, पद्य रचना है, कहानी संग्रह या उपन्यास है। तो ये है एक गद्य रचना, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो पूछा गया है वर्णानुक्रम पद्धति की शुरुआत किसने की, है ना। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, दो जो मैंने वीडियो बनाए हैं दोनों के मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना पाए। तो 7वां क्वेश्चन पूछा गया वर्णानुक्रम पद्धति की शुरुआत किसने की, है। तो सबसे पहले वर्णानुक्रम ही स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले इस चीज को बताया था गारसादत तासी ने, गारसादत तासी ने। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। कालानुक्रम पद्धति की शुरुआत किसने की, है ना। तो मैंने बताया था इसमें कालों के बारे में बताया गया, कालों में बांट दिया गया, विभाजन किया गया, है ना। तो काल के बारे में सबसे पहले जो विभाजन किया है वो कर दिया था गिरियर्सन ने। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। आलोचनात्मक पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों मैंने बताया था और इसके डिटेल से बात की थी, आलोचनात्मक पद्धति का जो बताया है वो बताया है राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 10 में पूछा गया वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत किसने की थी, है ना। तो ये वीडियो आपने देखा होगा, इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला, समझाने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहला जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया गया था वो जब भगवान शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया था, तब एक्सपेरिमेंट किया गया था। शिव जी ने कहा कि जाओ, अपने गणों को भेजा कि जाओ सुबह रास्ते में जो कुछ भी मिल जाए, कोई जीव मिल जाए, उसका आप सर ले आओ जा करके। तो जब जा रहे थे तो गज का, है ना, यानी हाथी का जो बच्चा टहल रहा था उसका सिर लेकर आए थे और उसको लगा दिया गया था। तो
वो ये सबसे पहले वैज्ञानिक जो परीक्षण था सबसे पहला, तो इसीलिए क्या किया था उसमें, गणपति है ना, क्या किया था, गणपति जो भगवान गणेश थे उनका उनको जीवित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त, है ना, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त यहाँ का सही हो जाएगा आंसर। 11 में पूछा गया समाजशास्त्र की पद्धति की शुरुआत किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैंने सरल तरीके से आप लोगों को सब चीजें पढ़ाई हैं, उसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समाजशास्त्रीय जो पद्धति है उसको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। विधेयवादी पद्धति की शुरुआत किसने की थी। विधेयवादी पद्धति मैंने बताया था एक ऐसी पद्धति जो नवीन पद्धति है और जिसमें कालानुक्रम का ध्यान रखा गया, जन्म स्थान का ध्यान रखा गया, है ना, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका ध्यान, सभी चीजों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो ये जो विधेयवादी पद्धति है इसको बताया था, लास्ट में बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। समझ में? तो ये लगभग वीडियो आप लोग 2 बार देखिए जिससे कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन देखेंगे 13। इस्तवार द ल लिटरेचर इन हिंदुस्तान किसने लिखा है ना। तो ये जो इस्तवार में होता है इतिहास, यानी जो इतिहास लिखा है किसने लिखा है, तो ये सबसे पहले लिखा था गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने लिखा था और इसकी चर्चा हम लोग अभी विस्तृत रूप से करेंगे। जो पहला ग्रंथ है गारसा दत्तासी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये लिखा था गारसा दत्तासी ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था गिरियर्सन महोदय जी ने। 15 में पूछा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। अभी मैंने बताया आलोचना किसने की थी, रामकुमार वर्मा जी ने की थी। रामकुमार वर्मा इसमें हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसने लिखा था, तो वैज्ञानिक मैंने अभी बताया कि वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त सही हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका, तो भूमिका जब आएगी तो उसमें भूमिका लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 चीजें लिखी, एक तो लिखा भूमिका, एक लिखा आदिकाल, 3 आप शॉर्ट में याद रखिए, और उद्भव व विकास। तीन इनके साहित्य हैं। तो पहले में क्या होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। ये 3 जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए, यहीं से क्वेश्चन आता भी है। 18 में पूछा गया हिंदी साहित्य की का आदिकाल किसने लिखा, तो मैंने पहले ही बता दिया आदिकाल लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लगभग यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 में पूछा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इतिहास ये किसने लिखा याद रखना, तो ये लिखा बच्चन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर 21 में पूछा गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पद्धतियों वाला पहला वीडियो देखा है दोस्त, पहला अगर आपने वीडियो देखा तो आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, जिसमें मैंने पद्धतियों के बारे में बताया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए और इसके एमसीक्यू टाइप सॉल्व कीजिए। सारा जो आपका जो भी दिक्कत है सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए किस पूछते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक लोकप्रिय जो पद्धति कौन है, तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति एक नवीन पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है ना। कालानुक्रम, जन्म स्थान, सभी चीजों को और इतिवृत्त्यात्मक ये जो साहित्य है इसके बारे में लिखा गया। इसको लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आता है भैया, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो श्याम बिहारी इसमें शामिल है, श्याम बिहारी, और तो ये श्याम बिहारी, इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक सुखदेव बिहारी है यहाँ पर, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। देखिए यहाँ पर महेश, देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप लोग समझ जाना। तो श्याम बिहारी शामिल है, इसमें शामिल है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। श्याम बिहारी हो गए और दूसरा है गणेश बिहारी।
तीसरे सुखदेव बिहारी, ये ऑप्शन है, ठीक है। उसमें कृष्ण बिहारी नहीं है और ये महेश बिहारी थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये थोड़ा मिस्टेक होगा इसमें। इसमें कौन कौन शामिल है तो मैं बता दूं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी ये शामिल है, और जो कृष्ण बिहारी आएगा ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पर 3 लोग शामिल है, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी, भूमिका किसने लिखी, तो मैंने भूमिका के बारे में बताया था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव एवं विकास, ये लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्तमाल की प्रारंभ, भक्तिमाल की जो परंपरा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये मैंने भी बताया है ना, ये माना जाता है नाभादास की भक्तमाल से माना जाता है, ठीक है। और ध्रुवदास ने भक्तमाल लिखा है, लेकिन इन्होंने बाद में लिखा है। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए 25 नंबर में देखो क्या पूछा गया, पूछा गया है तुलसीदास, तुलसीदास का जीवन परिचय कहाँ मिलता है। मैंने बताया था कि तुलसीदास का जो जीवन परिचय वो मिलता है मूल गोसाई चरित में, जो कि तुलसीदास जी के क्या थे, शिष्य थे। कवि रत्नमाला किसके द्वारा लिखी गई, मैंने बताया था ना कि रत्नों की माला कौन पहन सकता है, तो रत्नों की माला जो पहन सकता है वो पहन सकते हैं मुंशी जी, है ना, क्योंकि मुंशी जी के पास में पैसा होता है, इसे मुंशी जी रत्नों की माला पहनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद, है ना। 27 नंबर पूछा गया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये संवेदना केवल उन्हीं के पास में होगी, संवेदना की जहां पर बात आ जाए, संवेदना का विकास, है ना। तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उन्हीं के पास में संवेदनाएं भूजा संवेदना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थानी पिंगल साहित्य किसने लिखा, पिंगल साहित्य यहाँ पर पूछा गया किसने लिखा है, तो जो पिंगल साहित्य लिखा है वो लिखा है मोतीलाल मिनारिया, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी इसका, मोतीलाल मिनारिया। देखिए मिनारिया कहीं पर आता है, राजस्थान अगर यहाँ पर लिखा है राजस्थान, राजस्थान से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, जो भी हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं उसमें आपको याद रखना मिनारिया ने लिखा है। अगर राजस्थान कहीं पर आ रहा है तो वहां पर आपको मिनारिया याद रखना, मोतीलाल मिनारिया ने लिखे हैं, ठीक है। पिंगल साहित्य क्या होता है, तो पिंगल साहित्य वह होता है जो ब्रज भाषा में और हिंदी भाषा में जो मिक्स, ब्रज भाषा और हिंदी भाषा को मिक्स करके लिखा जाता है, वो होता है पिंगल साहित्य, ठीक है। और डिंगल साहित्य होता है इसमें जो राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा का जो मेल होता है। कवि स्वयंभू को किसने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है ना, तो स्वयंभू को सर्वप्रथम, स्वयंभू को किसने माना है ना, तो स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा जी ने, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। हिंदी काव्य धारा किसने लिखी, हिंदी काव्य धारा किसने लिखी है ना, हिंदी काव्य धारा, तो ये लिखी है राहुल संकृत्यायन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो हिंदी काव्य धारा लिखा राहुल संकृत्यायन ने, है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा, तो ये लिखा गणपति, मैंने बताया था वैज्ञानिक जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्र गुप्त ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मोतीलाल मिनारिया ने क्या लिखा, तो राजस्थानी पिंगल साहित्य लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ये रहा आपका पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे दारसा दातासी के बारे में, है ना, मिश्र बंधुओं के बारे में बात करेंगे, शिव सिंह सेंगर के बारे में बात करेंगे, ग्रियर्सन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आदिकाल पढ़ेंगे, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, जिससे कि मैं और मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं, है ना। तो एकदम स्टार्टिंग से सारी पूरी वीडियो आपको कंप्लीट करवाऊंगा हम। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे गारसा द तासी के बारे में, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।